हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सक्सेस फंडा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम राम सिंह यादव बुक का सेट पेपर 3 हल करेंगे। तो आइए आज का सेट पेपर 3 शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, पंजाब या असम। तो 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। पहले यह राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम क्या है? ऑप्शन ए है डॉक्टर सीवी रमन, बी आत्मर्य सेन, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी मदर टेरेसा। तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर सीवी रमन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एलसीडी जो घड़ी, कैलकुलेटर और टेलीविज़न के प्रयोग में होते हैं, उनका पूर्ण रूप क्या है? एलसीडी का फुल फॉर्म बताना है। तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड कलर डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कैथोड डिस्प्ले या लार्ज कलर डिवाइस। तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किस जगह पर है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, 26 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 15 अगस्त। तो सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना है। तो 2, 6, 14, 30। पहले यहाँ श्रेणी चेक करेंगे कैसी श्रेणी है, इसके बाद आंसर को देखते हैं। 2 के बाद 6 यानी 4 जोड़ा है। फिर 6 के बाद 14 यानी 8 6 14 8 जोड़ा है। फिर 14 के बाद 30 यानी 16 जोड़ा है। तो यहाँ 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे क्रम चल रहा है। तो 16 दूनी 32। अब 30 में 32 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 68, 52, 48 या 62। 30 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 62 आएगा। 2 3 3 6। अगला प्रश्न है, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। वह घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत 135 डिग्री मुड़ जाता है। उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप 180 डिग्री पर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है? इसको ऐसे देखते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। क्या बोल रहा है? वह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। ये सुई की दिशा है और ये विपरीत। इधर यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ से 135 डिग्री ये होगा इसका। ये 135 डिग्री मुड़ गया। फिर बोल रहा है 180 डिग्री घड़ी के दिशा के अनुरूप आता है। फिर ये यहाँ से 180 डिग्री इधर आता है। ये 180 डिग्री। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है? अब जब वो इधर से इधर आएगा तो किधर मुंह किए खड़ा है? दक्षिण पश्चिम। यह प्रश्न हमें सेट नंबर 1 में हल करा चुके हैं। आप सेट नंबर 1 की क्लास देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न है, यदि किसी कोड में DAUGHTER को TERDAGUGH लिखा जाता है तो APTITUDE को क्या लिखेंगे? यह भी सेट नंबर 1 में हम हल करा चुके हैं, फिर भी आपको बता देते हैं एक बार। DAUGHTER, इस पे देखेंगे कैसा लिखा है। TER ये लास्ट का 3 लेटर लेके आ गया शुरू में। DAUGH को सेम उसी तरह लिखा है। तो ऐसे भी हमें भी करना है। इस पे APTIT को वहीं पे लिखा रहना देना है, UDE को शुरू में लाना है। तो चेक करते हैं किसमें UDE है। ऑप्शन बी में UDE APTIT, यही आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना है। फिर से श्रेणी का सवाल आ गया। ये भी सेट नंबर 1 और 2 दोनों में हल करा चुके हैं। 5 से 25, 25 से 125, 125 से 625, 625 से 3125, यानी 5 का गुणा किया है। 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 5 125, 125 गुणे 5 625, 625 गुणे 5 3125। 3125 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 37 50, 53 25, 16 15 625, 61 325। तो आंसर क्या होगा? सी सही होगा। 15 625, 31 25 में आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। 15 625 ही आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? यहाँ पे बताना है विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी नहीं है। तो ध्वनि तरंग, ऊष्मा विकिरण, रेडियो तरंग, एक्स किरणें। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या नहीं है? ध्वनि तरंगे। ऑप्शन ए सही होगा। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होती है। ऊष्मा विकिरण, रेडियो तरंग, एक्स किरणें ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है। यांत्रिक तरंग का मतलब जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन कर सके वो यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगे का मतलब है जो ठोस, द्रव, गैस के साथ निर्वात में भी गमन करे। तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, इसलिए ये यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर निम्न में से कौन सा गति का नियम जड़त्व के नियम रूप में जाना जाता है? तो कौन सा नियम जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है? ये न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, द्वितीय नियम या चतुर्थ नियम? तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। आंसर ए सही होगा। द्वितीय नियम की बात करें तो द्वितीय नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होती है। और तृतीय नियम को क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला प्रश्न है, दो लवणीय कांच के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, विशेष लेंस। तो दो लवणीय कांच के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर बताना है। दो लवणीय कांच के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, P बराबर mv निम्न में से किसका सूत्र है? संवेग का, दाब का, बल का या त्वरण का? तो P बराबर mv किसका सूत्र है? संवेग का। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अगला प्रश्न है, CGS पद्धति में घनत्व का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर क्यूब, अर्ग, रेडियन या सेंटीमीटर? तो CGS पद्धति में घनत्व का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर क्यूब घनत्व का CGS पद्धति में मात्रक। और अर्ग किसका है? अर्ग मात्रक है कार्य का। रेडियन किसका मात्रक है? रेडियन मात्रक है समतल कोण का। अगला प्रश्न है, एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ट्ज है, इसके आवर्तकाल का मान क्या होगा? 10⁻³ सेकेंड, 10⁻³ सेकेंड, 10 सेकेंड, 10⁻² सेकेंड। तो एक स्रोत की आवृत्ति अगर 10⁻³ हर्ट्ज है तो उसके आवर्तकाल का मान होता है 10⁻³ सेकेंड। आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु भट्ठी में न्यूक्लियर को कंट्रोल के लिए प्रयोग किया जाता है। परमाणु भट्ठी में न्यूक्लियर को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मॉडरेट का, कंट्रोल रोड का, थर्मल न्यूट्रॉन्स का, और या इनमें से किसी का नहीं? तो परमाणु भट्ठी में न्यूक्लियर को कंट्रोल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मॉडरेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, हुक्स का नियम बताना है। हुक्स का नियम क्या कहता है? ऑप्शन ए है प्रतिबल विकृत के समानुपाती, प्रतिबल विकृत के व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिबल अंग प्रत्यास्थता के समानुपाती, प्रतिबल विकृत एक दूसरे के परितंत्र हैं। तो हुक्स का नियम क्या है? ऑप्शन ए सही होगा। प्रतिबल विकृत के समान अनुपाती होता है, हुक्स का नियम ये बोलता है। अगला प्रश्न है, ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सैटेलाइट, मेटेरिट, एस्ट्रॉयड, ओजोन लेयर। तो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या बोला जाता है? सैटेलाइट बोला जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है,
किस स्थिर पिंड से खुद की स्थिर दशा बदलने की असमर्थता को क्या कहते हैं? तो किस स्थिर पिंड से खुद की स्थिर दशा बदलने की असमर्थता कहलाती है? विराम अवस्था, गति अवस्था, अवस्थित, दिशा अवस्थित, चालक। तो इसका सही आंसर होगा विराम अवस्थित, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न है पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? शक्ति की, दाब की, बल की या बल एवं कार्य की? तो पास्कल इकाई किसकी है? दाब की, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है एक साधारण लोलक का पूर्ण दोलन के दौरान उसके स्ट्रिंग द्वारा, स्ट्रिंग को तार भी बोलते हैं, तार द्वारा किया गया कार्य बराबर है पेंडुलम की गतिज ऊर्जा के बराबर या पेंडुलम की स्थितिज ऊर्जा के बराबर, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो साधारण लोलक का पूर्ण दोलन के दौरान तार द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? शून्य होता है, किसी के बराबर नहीं, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या है? यह प्रश्न भी कल के सेट में कर चुके हैं, सेट नंबर 2 में। तो ऑप्शन ए है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 मीटर प्रति घंटा, 9.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या सही है इसका? ऑप्शन ए सही है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है बड़ी आकृति के गैस रूप में जिसमें स्वयं की रोशनी व गर्मी हो। बड़ी आकृति के गैस के रूप में जिसमें स्वयं की रोशनी व गर्मी हो तो किसमें है? पृथ्वी, उपग्रह, ग्रह, तारे। तो स्वयं की रोशनी व गर्मी किसमें होती है? तो स्वयं की गर्मी व रोशनी तारों में होती है, पृथ्वी में नहीं होती। पृथ्वी में स्वयं की रोशनी और गर्मी नहीं, सूर्य की रोशनी और गर्मी मिलती है पृथ्वी को। अगला प्रश्न है थर्मिस्टर क्या है? थर्मिस्टर थर्मोकपल एलिमेंट है या थर्मो इंसुलेशन है, मिनिएचर रेसिस्टेंस है, थर्मल रिले है? तो थर्मिस्टर क्या है? थर्मिस्टर है मिनिएचर रेसिस्टेंस, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है बर्नौली सिद्धांत किस संरक्षण के नियम का परिणाम है? ऑप्शन कोणीय संवेग, द्रव्यमान, ऊर्जा या संवेग। तो बर्नौली सिद्धांत किस संरक्षण का नियम का परिणाम है? ऊर्जा के नियम का परिणाम है। अगला प्रश्न है कौन सी नोबेल गैस निम्नतम क्वथनांक है? आर्गन, हीलियम, जेनॉन या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी गैस नोबेल गैस है? कौन सी गैस नोबेल गैस का क्वथनांक निम्न होता है? तो होता है हीलियम का। हीलियम का क्वथनांक सबसे निम्न होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर पाया जाने वाला दुर्लभतम तत्व कौन सा है? टेल्यूरम, अस्टाटिन, फ्रांसियम, मरकरी। तो इसका आंसर सही होगा सी, फ्रांसियम पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे दुर्लभ तत्व है। अगला प्रश्न है दो लवड़ी का उदाहरण है ब्लीचिंग, हाइपोसोल्यूशन, पोटेशियम पेरोक्साइड, पोटास अमोनियम। तो दो लवड़ी का उदाहरण है क्या? पोटास अमोनियम, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है आंसू गैस के संघ हैं। आंसू गैस किसके संघ है? इथेन के, इथेनॉल के, ईथर के या क्लोरोपाइक्रीन के? तो ऑप्शन क्या सही होगा? डी, क्लोरोपाइक्रीन के संघ है आंसू गैस। अगला प्रश्न है सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम बताना है। साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड या फिर मौलिक एसिड। तो सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का अणुभार क्या है? तो ऑक्सीजन का अणुभार बताना है। 12 होता है, 11 होता है, 16 होता है या फिर 24 होता है? तो ऑक्सीजन का अणुभार क्या होता है? ऑक्सीजन का अणुभार 16 होता है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है NH4NO2 को गर्म करने पर
जो गैस उत्पन्न होती है वह है N2O2 N2O NO। तो अमोनियम नाइट्रेट बोला जाता है इसको। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर? नाइट्रोजन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षार है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा प्रबल क्षार है? ऑप्शन सी सही होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी, कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो लेड, एल्यूमिनियम, गोल्ड या फिर जिंक। तो कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? गोल्ड, सोना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आज का यह अंतिम प्रश्न था। आज की क्लास में बस इतना ही। हम अगले क्लास में मिलेंगे अगले सेट के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन चालू कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।